तो हम लोग फेज शिफ्ट विद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इवेनेसेंट फील्ड की बात कर रहे थे। ठीक, मैंने आपको ये बताया कि जब हम ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जितनी भी वेव ट्रैवल करती हैं उसको पढ़ने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हमारे पास है रे थ्योरी, ठीक है, हमारे पास रे थ्योरी है ना, जिसके थ्रू हम अपनी ऑप्टिकल लाइट को एक रे की फॉर्म में ज्यूम करते हैं कि ये हमारी एक ऑप्टिकल रे है, और उस रे की वजह से हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला प्रिंसिपल डिराइव करते हैं। लेकिन अभी हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड, है ना, कि अगर मेरी ऑप्टिकल लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह चले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड्स कैसे बेसिकली उस लाइट को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड थ्योरी की बात करता हूँ मैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड थ्योरी में मैं ये जो वेव है, ये जो मेरी इनकमिंग वेव है, ये वाली है ना, जिस इनकमिंग वेव को मैं एज्यूम करता हूँ कि ये वाली जो वेव है ना, दिस इनकमिंग वेव इज लाइक a wave which is represented in electromagnetic mode। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड में हम लोग ये देखते हैं कि दूसरे मीडियम में जाकर के उसकी वेलोसिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी, और उसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो दूसरे मीडियम में उस वेव का पोर्शन जाते हुए मिलेगा। ठीक है, तो ये हम एज्यूम करते हैं कि कुछ पोर्शन तो रिफ्लेक्ट हुआ और कुछ पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट हुआ विद इन द मीडियम, पास हो गए दूसरे मीडियम में। इसको स्टडी करने के लिए आप अभी फिलहाल के लिए सोच सकते हो कि फॉर एग्जांपल मेरी एक वेव ये थी। ठीक है, अभी हमने लास्ट टाइम पे ये देखा भी था कि अगर मैं एक वेव को रिप्रेजेंट करूं तो द वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शाई इक्वल्स टू शाई नॉट एक्सपोनेंशियल ओमेगा टी माइनस के आर, के डॉट आर। के जो है मेरा ये एक वेक्टर है, आर इज ऑल्सो अ वेक्टर। ठीक है, और अगर मैं एज्यूम करूं, सर एक्स होता था, के डॉट एक्स। हाँ अभी बता रहा हूँ, जनरलाइज एक्सप्रेशन यही है। लेकिन अगर मैं आर को बोलूँ कि ये मेरा एक्स डायरेक्शन में केवल कंपोनेंट है ना, एंड द वेव इज ट्रेवलिंग इन जेड डायरेक्शन, तो बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको बोल दूंगा कि ये फेज प्रोपगेशन कांस्टेंट है, के इज इक्वल टू बीटा, दैट विल बी इक्वल टू ओके सर। दैट विल बी जेड, क्योंकि जेड डायरेक्शन में मेरी वेव ट्रैवल कर रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ये जो मेरी वेव है वो जेड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। और यहाँ पर एक्स क्यों आया, ये एक्स आया इसकी वजह से क्योंकि मेरा प्रोपगेशन कांस्टेंट है, ये जो बीटा है, दिस बीटा इज चेंजिंग द फेज इन द एक्स डायरेक्शन। मतलब मेरे वेव जो ये देखो, इसका जो कंपोनेंट है वो इसका एक्स कंपोनेंट होगा, है ना, एक्स कंपोनेंट होगा उस पर्टिकुलर वेव का। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं इसकी वजह से क्या लाऊंगा, यहाँ पर मैं लाऊंगा एक्स, तो प्रोपगेशन कांस्टेंट विल बी इन एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे इस एक्सप्रेशन को यूज करके इसको एक जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर हाँ मैम, है ना, तो मैं केवल और केवल इस पोर्शन की बात करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये ओमेगा टी, ये तो ई की पावर जे ओमेगा टी को सेपरेट कर लो, ई की पावर माइनस जे ओमेगा माइनस जे बीटा जेड को बीटा एक्स को अलग कर लो, है ना। तो इस वाले पोर्शन को फिलहाल के लिए भूल जाओ, क्योंकि ये अननेसेसरी लिख ही रहे हैं हम, ये तो इट इज ऑलरेडी अवेलेबल एसोसिएटेड विद द एक्सप्रेशंस। हम केवल इस एक्सप्रेशन की बात करेंगे, इस वाले की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर फील्ड को देखूं तो इस पर्टिकुलर वेक्टर है, ये वाला इनकमिंग वेक्टर ए, है ना, इसको अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं कि इस वेक्टर को मैं लिखूं कि एक ये वाला पोर्शन भी है और एक इसका ये वाला कंपोनेंट है ना, ये इसका नॉर्मल कंपोनेंट है और ये वाला इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है। दिस इज टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड दिस इज द नॉर्मल कंपोनेंट। तो नॉर्मल और टेंजेंशियल मैंने दो फील्ड में डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरी फील्ड एक पर्टिकुलर एंगल बना रही है इंटरफेस से, दैट एंगल इज फाई। ठीक है, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो इनकमिंग एंगल होगा वही इसका ये वाला एंगल होगा, रिफ्लेक्शन वाला एंगल होगा, और ऑटोमेटिकली दिस फाई विल बी फाई, है ना, फाई विल बी फाई वन। बट ये जो मेरा दूसरी मीडियम में जाएगा, चूंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज है, n2 है ना, तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी स्लाइटली लार्जर, डिफरेंट होगा, और इसको हम पाई 2 के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको पढ़ने के लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन में हम बेसिकली करते क्या है, हम बेसिकली एक मीडियम, ये जो मेरा मीडियम था, है ना, ये मेरा n1 था और ये मेरा n2 था। ठीक है,
N1 के लिए मीडियम होगा, उसकी परमिटिविटी होगी एप्सिलॉन 1 और N2 की परमिटिविटी होगी एप्सिलॉन 2। सिमिलरली परमिएबिलिटी होगी म्यू 1 एंड दूसरे वाले मीडियम की परमिएबिलिटी होगी म्यू 2। ऑटोमेटिकली इस वाले मीडियम के अंदर वेलोसिटी होगी v1, दूसरे वाले मीडियम के अंदर वेलोसिटी होगी v2, और अगर ये फेज वेलोसिटी है तो ये vp1 और vp2 भी कर सकते हैं हम। बट अभी फिलहाल के लिए हम इसका जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी तो बेसिकली जो एंगल है उस एंगल से क्लियर हो जाएगी कि किस पर्टिकुलर एंगल से दूसरी वेव मेरी मीडियम में जा रही है। लेकिन देयर इज डेफिनेटली सम फील्ड that will penetrate the medium and that will have some part, some component in the medium 2। ठीक है, तो सपोज मैं इसको बोल रहा हूँ कि दिस इज माय मीडियम 1, ठीक है, दिस इज माय मीडियम 2, और मैं बात कर रहा हूँ केवल और केवल किस चीज़ की, मैं बात कर रहा हूँ केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशंस की। तो अब मैं उससे जस्ट पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मेरी मैक्सवेल्स की इक्वेशन थी, हम पढ़ भी चुके हैं। del dot D equal to 0, del dot B equal to 0, del cross E equals to minus del B over del T and del cross H equals to del D over del T। ये मेरा जो था यहाँ पर मेरा J भी था, बट चूंकि J ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे थे हम, तो इस वाले को मैंने कर दिया था 0, तो मैं केवल ऑप्टिकल फाइबर के केस में ही बात कर रहा हूँ। इन जनरल जो ये इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को हम इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी मैं डाइवर्जेंस की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं डाइवर्जेंस थ्योरम लगाता हूँ, ठीक है। डाइवर्जेंस थ्योरम ये कहती है कि अगर मैं क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन निकालूं तो वो क्या होता है, वो चार्ज एनक्लोज के बराबर होता है। क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन जो है वो चार्ज के बराबर होता है, फ्लक्स के बराबर होता है, ठीक है। और अगर मैं कर्ल की बात करता हूँ, है ना, इन दोनों इक्वेशन में देखो डेल डॉट है, डॉट प्रोडक्ट है, तो ये डाइवर्जेंस है ना। इन दोनों में हम क्या यूज करेंगे, इन दोनों में हम डाइवर्जेंस यूज करेंगे, और इन दोनों इक्वेशंस में हम क्या यूज करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में वी यूज कर्ल, ठीक है, डेल क्रॉस, डेल क्रॉस, ठीक है। तो डेल क्रॉस की वजह से ये कर्ल बोला जाता है। तो कर्ल के लिए हम जो एक्सप्रेशन लिखते हैं वो लिखते हैं क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल, ठीक है। और उसके लिए होता है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस, डी डॉट डी एस, ठीक है। ये मेरा होता है चार्ज एनक्लोज के या फ्लक्स के बराबर, या फ्लक्स के बराबर, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट इज माइनस डेल बी ओवर डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी इसको बोल सकते हैं। कुल मिला करके तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को यूज करता हूँ, और इन दोनों इक्वेशन को यूज करके मैं बाउंड्री कंडीशंस डिराइव करने की कोशिश करूंगा विद दिस पर्टिकुलर फिगर, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहला जो इक्वेशन थी वो थी क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज। थोड़ा सा आपने ये चीज़ पढ़ी नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट सी लगे स्टार्टिंग में, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में आप अगले सेमेस्टर पढ़ोगे एंटीना, उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन, तो वहाँ पर चीज़ें आपको ये क्लियर हो जाए। अगर आपने अभी पढ़ा रखा है तो आपको इस चीज़ को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो मैं 10 मिनट 15 मिनट आपको इस चीज़ को समझाने के लिए लूँगा कि बेसिकली इस एक्सप्रेशन को बाउंड्री कंडीशन को इस्तेमाल करके फिर कैसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और फेज शिफ्ट हम निकाल सकते हैं, और इवेनिसेंट फील्ड हम निकाल सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर के केस में, ठीक है। तो ये मेरा सरफेस इंटीग्रेशन था। इस सरफेस इंटीग्रेशन को मैंने नहीं करा। अब देखो मेरे पास अगर ये सरफेस है, इस वाले इमेज को देखो, इस वाले को, है ना, इस वाले को, तो आप इस वाले को देखो तो मेरे पास टोटल 3 सरफेसेस हैं। एक तो है ये वाली टॉप सरफेस, एक है मेरी बॉटम वाली सरफेस, है ना, और एक है मेरी ये रिमेनिंग, ये जो है ये कर्व सरफेस है। तो मेरे पास टोटल 3 सरफेस है ना। एक इसको डी डॉट डी एस को हम लिख सकते हैं 3 सरफेस एरिया के लिए। एक मेरा है टॉप, है ना, एक मेरा है बॉटम, और एक मेरा है कर्व। और चूंकि ये डबल सरफेस एरिया है तो डबल इंटीग्रेशन हम लगा देंगे यहाँ पे और यहाँ, ठीक है। और आगे क्या आ जाएगा, डी डॉट डी एस प्लस डी डॉट डी एस प्लस डी डॉट डी एस, ठीक है। अब आप देखो इस वाली सरफेस पर जो मेरा सरफेस एरिया कितना है, वो है
dn1 इंटू, देखो मैंने क्या करा, अपनी इस फील्ड को दो पार्ट में डिवाइड करा, एक इसका नॉर्मल कंपोनेंट, एक इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो दिस इज द नॉर्मल कंपोनेंट एंड दिस इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये मेरा टोटल डी है ना। तो अगर मैं डी वेक्टर को लिखूंगा तो डी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी एन वेक्टर प्लस डी टी वेक्टर लिख सकता हूँ ना, जल्दी से बताओ, लिख सकते हैं? यस सर। है ना, वेक्टर को अगर मैं कंपोनेंट में रिजॉल्व करके लिखूं। अब इसको मैंने इस बाउंड्री पर देखा, तो अगर मैं सरफेस एरिया की बात करता हूँ तो सरफेस एरिया में क्या करता हूँ, कोई अगर सरफेस अगर ये है तो उस सरफेस का सरफेस एरिया में जो वेक्टर आएगा वो नॉर्मल वेक्टर आता है हमेशा, ए एन वेक्टर, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया इनटू नॉर्मल वेक्टर ऑफ दिस n1 विल बी दी टोटल सरफेस एरिया। तो हम इस सरफेस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो वेक्टर लेंगे दैट विल बी n वेक्टर। तो dn1 इंटू n2 वेक्टर, ठीक है। और ये हमेशा होता है अवे फ्रॉम द वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम का अगर मैं नॉर्मल वेक्टर ये लेता हूँ तो अवे फ्रॉम ये वाला होगा, और उस वाले के लिए, इस वाले के लिए ऊपर वाला होगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ d डॉट डी एस इस वाले के लिए, है ना, ये क्या आ जाएगा, टॉप वाली सरफेस के लिए dn2 इंटू डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा एस इंटू एन कैप। और चूंकि दोनों वेक्टर थे इसलिए मैंने अब इसको वेक्टर न लिख करके इसको स्केलर लिख दिया, ठीक है, प्लस कर्व्ड वाली सरफेस को हम बोल देते हैं जीरो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बाउंड्री की, बाउंड्री की। अगर ये डेल्टा एच, ये जो हाइट है, ये हाइट डेल्टा एच है ना, अगर डेल्टा एच इज अप्रोचिंग जीरो दैट मीन्स वी आर अज्यूमिंग इट एज अ बाउंड्री बिटवीन टू डाइलेक्ट्रिक। तो डेल्टा एच अगर जीरो कर दिया मैंने तो ये बाउंड्री बन जाएगा, तो ये तो हो जाएगा जीरो। तो इसको आप सॉल्व मत करो, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि बाउंड्री की बात करते हैं, सॉरी इस वाले को, है ना, इस वाले को बाउंड्री बात करते हैं। इस वाले को बॉटम वाले के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो बॉटम वाले के लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा dn1 इंटू डेल्टा एस, लेकिन एक नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि डेल्टा एस अगर ऊपर वाले के लिए पॉजिटिव है, इसके लिए उधर है, तो इस वाले के लिए नीचे होगा, ठीक है। तो जब नीचे होगा तो यहाँ पर हम माइनस एन लिखेंगे। और चार्ज एनक्लोज कितना है, हम ऑप्टिकल फाइबर के अंदर बात करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो टोटल चार्ज एनक्लोज इक्वल्स टू जीरो, है ना। तो अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं, dn1 डेल्टा एस माइनस dn2 डेल्टा एस इक्वल टू लिख सकते हैं जीरो, या इसको माइनस इसको प्लस लिख सकते हैं जीरो, है ना। अब अगर मैं इस वाले टर्म को उधर ले गया जीरो के इधर, तो ये क्या हो जाएगा, dn1 डेल्टा एस इक्वल टू हो जाएगा dn2 डेल्टा एस। डेल्टा एस से डेल्टा एस काट दो, मेरा क्या बचा, dn1 इक्वल टू dn2, यानी नॉर्मल कंपोनेंट बाउंड्री पर मेरा बराबर होगा, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट होगा मेरा बराबर, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल कंपोनेंट बराबर होगा। मैंने अगली स्लाइड पर इसको लिखाने की कोशिश भी करी है, ठीक है। dn1 माइनस dn2 इक्वल टू रो एस, ऑप्टिकल फाइबर के केस में चार्ज है जीरो, तो dn1 विल बी इक्वल टू dn2, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा टेंजेंशियल की, तो टेंजेंशियल में इसी तरीके से आप डिराइव कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन लगाओगे आप, ये वाली इक्वेशन लगाओगे आप, तो ये वाला, ठीक है ना। तो आप इस वाले फिगर में देखो, इस वाले फिगर में हम यहाँ पर लगाएंगे तो एक लाइन ये आ जाएगी, एक लाइन ये आ जाएगी, और मैं डेल्टा एच को कर दूंगा जीरो, क्योंकि बाउंड्री की बात करूंगा, है ना। तो केवल एक ये वाली लाइन आएगी और एक ये वाली लाइन आएगी, है ना। ET1 माइनस ET2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर अगर कोई मान लेते हैं कि इसको ज्यूम कर लेते हैं जीरो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली E डॉट dl, इसके केस में क्या हो जाएगा, दिस वन विल बी ET1, इस वाले के लिए ये मीडियम वन में है तो ET1 होगा, और ये होगा ET2, तो ET1 माइनस ET2, ये आपको दिख रहा होगा, देखो ET1 E1t और E2t, है ना। अब ये एक डायरेक्शन हम लूप बनाते हुए चलते हैं, तो होगा क्या कि अगर इसकी डायरेक्शन इधर है
तो इसकी डायरेक्शन उधर है, मतलब अगर मैंने E1t पॉजिटिव लिया है तो E2t नेगेटिव लूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा E1t माइनस E2t इक्वल टू 0, ठीक है। और हम ये बोल देंगे कि दिस विल बी सिंपली इक्वल्स टू E1t इक्वल्स टू E2t, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक इक्वेशंस हमारी आ जाएंगी ये वाली, ठीक है। और अगर मुझे पता है D इज इक्वल्स टू क्या होता है एप्सिलॉन टाइम्स E होता है, तो अगर मुझे E पता है ना, तो ET इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन टाइम्स ET इक्वल्स टू DT, है ना। और एप्सिलॉन टाइम्स EN इक्वल टू DN, इस वाले इक्वेशन से, है ना। तो नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट आप यहाँ रख दो तो आपको दो इक्वेशंस मिल जाएंगी रिस्पेक्टिवली, एक हो जाएगी ये वाली और एक मिल जाएगी आपको ये वाली। इस इक्वेशन में आप इसको रख दो 0, ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा इसके बराबर, ठीक है। ये हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशंस। ऐसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन निकाल लेंगे और वो निकलेंगे आपकी ये, यहाँ पर जो ये के है ना, दिस के इज शीट करंट डेंसिटी, ठीक है। और चूंकि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कोई करंट ट्रेवल नहीं कर रही है, कोई करंट नहीं है, तो वी कैन अज्यूम इट एज 0 इन द ऑप्टिकल फाइबर। In the optical fiber you can assume it as 0, no current present, you can assume it as 0, k is assumed to be 0। तो k अगर 0 कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया HT1 इक्वल टू HT2 हो गया और BN1 इक्वल टू BN2 हो गया। ध्यान से देखो ये दोनों इक्वेशन ET1 इक्वल टू ET2, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या है H, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों बराबर है, दोनों की टेंजेंशियल कंपोनेंट बराबर है। नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल होगा फ्लक्स डेंसिटी का बराबर, नॉर्मल होगा फ्लक्स डेंसिटी का बराबर, ठीक है। तो फ्लक्स डेंसिटी के नॉर्मल कंपोनेंट्स बराबर होते हैं इक्वल नॉर्मल कंपोनेंट्स, और फील्ड इंटेंसिटी टेंजेंशियल कंपोनेंट, है ना, जो उस सरफेस के अलोंग होंगे वो इक्वल होंगे। तो इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करेंगे हम लोग आगे की कंडीशंस को डिराइव करने के लिए। जल्दी से बताओ, थोड़ा थोड़ा समझ आया कि हम कर क्या रहे हैं बेसिकली। बच्चों बाउंड्री कंडीशंस थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई? यस सर। यस सर। है ना, हमने मैक्सवेल की इक्वेशंस को इस्तेमाल करके नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के निकाल करके ये चेक करने की कोशिश करी है कि बाउंड्री पर उस दो इंटरफेस पर N1 और N2 पर, है ना, इस बाउंड्री पर नॉर्मल कंपोनेंट बराबर होगा या टेंजेंशियल कंपोनेंट बराबर होगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एज्यूम करता हूँ कि मैं एक सरफेस एज्यूम करी मैंने और फिर इसकी हाइट को कर दिया क्या 0, डेल्टा H इज इक्वल टू 0। सिमिलरली मैंने एक लूप बनाया और लूप के बनाने के बाद इसकी हाइट को, इस डेल्टा H को एज्यूम कर दिया कि ये मेरा कितना है, इट इज अप्रोचिंग 0, ठीक है। तो जब मैं करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे ये इक्वेशंस या ये इक्वेशंस या फिर ये वाली इक्वेशंस और ये वाली इक्वेशंस मिल जाएगी, ठीक है। मुझे यही डिराइव करनी है बेसिकली। अब मैं इन इक्वेशंस के थ्रू आगे देखूंगा कि कैसे हम इस चीज़ को, इस बाउंड्री कंडीशन को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इवेनेसेंट फील्ड को निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो ये है मेरा फेज शिफ्ट विद इवेनेसेंट फील्ड। अभी मैंने ये वाला डायग्राम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये मेरा मीडियम 1 है, दिस इज मीडियम 2। तो ये बाउंड्री जो है, ये इन दोनों का इंटरफेस ये एक बाउंड्री की तरह ट्रीट करेगा। अब इस बाउंड्री पर मुझे बाउंड्री कंडीशन लगानी है। कौन कौन सी बाउंड्री कंडीशन लगानी है मुझे? मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड की। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये हम डिराइव कर चुके हैं वेव इक्वेशंस, ये हम डिराइव कर चुके हैं ना। वेव इक्वेशन को लिखने का सिंपल सा तरीका ये भी होता है अगर मैं पार्टिकल लाप्लासियन ऑपरेटर को लिखने का, और ये हम वेव इक्वेशन ऑप्टिकल फाइबर के लिए डिराइव कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, ठीक। अब आप ध्यान से देखो, इधर अगर मैं मानूं कि ये मेरा इधर बीटा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इस पोर्शन में कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ इस मीडियम में और कुछ पोर्शन आगे की डायरेक्शन में गया, ठीक है।
तो आगे की डायरेक्शन में गया तो मैंने इन 3 वेव्स को लिखा। दिस ए रिप्रेजेंट द इंसिडेंट फील्ड, ठीक है। दिस सी रिप्रेजेंट्स द रिफ्लेक्टेड फील्ड, और जो मेरा बी है दिस इज व्हाट, दिस इज रिफ्रैक्टेड, और इसको इवेनेसेंट फील्ड भी हम थोड़ी देर में जाकर के बोलेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, मुझे ये पता है कि अगर इस डायरेक्शन में अगर बीटा है और ये वाला एंगल फाई है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला जो डायरेक्शन होगा, इस वाले डायरेक्शन में बीटा इंटू कॉस फाई 1 होगा? जल्दी बताओ। यस सर। और इस वाले यस सर। डायरेक्शन में बीटा साइन फाई होगा, आया ना? है ना? ऑब्वियसली नॉर्मल कंपोनेंट यहाँ फाई है तो ऑटोमेटिकली ये वाला कंपोनेंट फाई होगा, ये वाला कंपोनेंट साइन फाई होगा। अब जो मेरा ये बीटा था, बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में जब हम ये पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड वाला, तो हमने ये देखा था कि जो बीटा था मेरा, दिस बीटा इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू n इंटू के। तो अगर मैं इसको देखता हूँ, n मेरा क्या था, n मेरा था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, k था मेरा प्रोपेगेशन वेक्टर, और बीटा था मेरा प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो इस n, अब मैं बात कर रहा हूँ मीडियम 1 में, तो यहाँ आ जाएगा n1, ठीक है। k दोनों में सेम रहेगा, प्रोपेगेशन कांस्टेंट प्रोपेगेशन वेक्टर है, दोनों में सेम है। और बीटा मैं बात कर रहा हूँ इस वाले मीडियम में, तो ये बोल देंगे बीटा 1, ठीक है। अब आप इससे एक जस्ट और पहले जाओ, हम ये बोल रहे हैं कि इस डायरेक्शन में z है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, x है ना, ठीक है। हमारी जो ऑप्टिकल फाइबर है वो एक ऑप्टिकल फाइबर जो है वो एक रेक्टेंगुलर शेप की है। इस डायरेक्शन में मेरा z है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में टॉप टू बॉटम दिस इज x, और जो उसकी थिकनेस है ना, ये, तो ये डायरेक्शन हमारी ये वाली है y, बट अभी फिलहाल के लिए हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि y में कोई भी कंपोनेंट नहीं है। ये हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जब हम एक्चुअल में रे का ट्रांसमिशन करेंगे, फील्ड आएगी, तो ऑटोमेटिकली उसमें कुछ पोर्शन y में भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना। तो हमें एक डेरिवेशन लेकर के आना है, तो डेरिवेशन लाने के लिए हम सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, उसकी सिंप्लिसिटी चेक करते हैं कि वो किस पर्टिकुलर पोर्शन में सिंपली डिराइव हो सकता है। तो हमने उसको सिंपली डिराइव करने के लिए बोला कि हमने ये बोला कि ये जो y कंपोनेंट है, y कंपोनेंट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। हम ये मान रहे हैं कि सारी की सारी फील्ड हमारी x कंपोनेंट में है या z कंपोनेंट में है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये पोर्शन मेरी एक वेव है, ठीक है, ये बीटा, तो इस बीटा को अगर मैं x डायरेक्शन में देखूंगा तो ये तो होगा x डायरेक्शन में परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि x इधर है, परपेंडिकुलर है ना। और अगर मैं टेंजेंशियल कंपोनेंट देखूंगा तो ये क्या होगा, z डायरेक्शन में होगा। तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि x डायरेक्शन और z डायरेक्शन में करस्पॉन्डिंगली हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको देखो, तो ये जो है मेरा, अगर मैं इस मीडियम की बात करता हूँ, तो मीडियम में x कंपोनेंट x डायरेक्शन में है ना, मुझे x डायरेक्शन में निकालना है। बीटा x फॉर एग्जांपल, बीटा इज अवेलेबल ओनली इन दी x डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका x1 कंपोनेंट क्या होगा, x1 मतलब इस बीटा x का मीडियम 1 में, बीटा x का मीडियम 1 में होगा बीटा cos phi 1, ठीक है, मतलब n1 k इंटू cos phi 1। और अगर यही बीटा मुझे निकालना होता मीडियम 2 में, तो वो क्या हो जाता, ये हो जाता n2 k कांस्टेंट है, ये प्रोपेगेशन वेक्टर कांस्टेंट है, और चूंकि ये वाला वेक्टर है क्या, ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर फाई, तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, दिस विल बी बीटा x2, ठीक है, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी n2k इंटू cos phi 2। तो ये दो इक्वेशंस का मैंने सबसे पहले देखा, और ये क्या है बेसिकली, ये उस प्रोपेगेशन कांस्टेंट के फेज कांस्टेंट के, मुझे फेज शिफ्ट निकालना है, फेज शिफ्ट निकालना है मतलब मुझे बीटा निकालना है बेसिकली। तो बीटा का x कंपोनेंट और बीटा का x कंपोनेंट दोनों ही मीडियम के अंदर, एक मीडियम है मेरा कोर यानी गाइड, और दूसरा मीडियम है मेरा क्लैडिंग,
है ना, आउटर सरफेस। तो उन दोनों फील्ड में मैंने क्या निकाल लिया, मैंने प्रोपगेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ n एंड k एंड phi। यहाँ तक बताओ जल्दी से, ये क्लियर हुआ या नहीं? बच्चों बताओ जल्दी से, ये चीज क्लियर हुई? यस सर सर। एक बार फिर से बता। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने N2 अगर के इस डायरेक्शन cos में sideways। अगर इस डायरेक्शन में फेज कांस्टेंट है, प्रोपगेशन कांस्टेंट है ना, तो मैंने उस डायरेक्शन का को रिजॉल्व करा दो डायरेक्शन में, एक ये वाली डायरेक्शन हो गई और एक ये वाली डायरेक्शन हो गई। अभी फिलहाल के लिए मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा, अभी फिलहाल के लिए मैं केवल और केवल किसकी बात कर रहा हूँ, नॉर्मल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, पिछली वाली स्लाइड में हमने ये बोला था, ये जो नॉर्मल कंपोनेंट है ना, ये नॉर्मल कंपोनेंट सेम है ना, इन दोनों के बी के और डी के दोनों के नॉर्मल कंपोनेंट सेम है, इसीलिए मैं इस नॉर्मल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो नॉर्मल कंपोनेंट मतलब बीटा x1, ये मीडियम 1 है, तो बीटा x का नॉर्मल कंपोनेंट बीटा x1 मीडियम 1 में ये कितना आया, n1k इंटू कॉस फाई। इस बीटा को मैंने दो पार्ट में रिजॉल्व कर लिया, एक कॉस फाई और एक साइन फाई। साइन फाई की बात नहीं कर रहा मैं, केवल कॉस फाई की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कॉस फाई ही नॉर्मल है। सिमिलरली दूसरा वाला कंपोनेंट मीडियम 2 में ये वाला कंपोनेंट है ना, और इसके लिए क्या हो जाएगा, cos phi 2। तो मेरे दो रिलेशन आ जाएंगे, बीटा x1 n1 के cos phi 1, बीटा x2 n2 के cos phi 2। जल्दी से बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। ठीक है, Yes. अब मैंने इन तीन फील्ड्स को लिया, एक मेरी इंसिडेंट फील्ड थी, एक मेरी रिफ्लेक्टेड फील्ड थी और एक मेरी रिफ्रैक्टेड फील्ड थी। इन तीनों फील्ड्स को मैंने एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। कैसे? ए एक वेक्टर है ना, ये मेरा था इंसिडेंट फील्ड, ठीक है। एक मेरा बी था, ये बी था मेरा, कौन सा बी, देखो इस वाले फिगर में लिख रखा है बी आपको, इस वाले, ये देखो ये बी है ना, ये रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड। तो अगर मैं रिफ्रैक्टेड वेव की बात करूंगा तो रिफ्रैक्टेड वेव के लिए मैं बी लूंगा, और तीसरा मेरा है रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्लेक्टेड के लिए मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तीन वेव्स, ठीक है। अब इस ए को हम क्या लिखेंगे, इस ए को लिखेंगे हम ए नॉट, इसका एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड के साथ साथ इसका प्रोपगेशन कांस्टेंट, इसका फेज कितना चेंज हो रहा है, एंड दैट इज गिवन बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा x1 इंटू एक्स डायरेक्शन में ही मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है। और साथ में हम उसका टाइम वेरिंग फील्ड वाला भी क्वेश्चन लेंगे, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, ये आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, इस वाली चीज से हम ये बताते हैं कि वेव का प्रोपगेशन जेड डायरेक्शन में है, ये बताता है आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। और ये जो चीज है ना, दिस टेल्स मी दी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बोल दो, या अगर मैं एक वेक्टर फील्ड को डिनोट कर रहा हूं तो उस वेक्टर फील्ड के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट अवेलेबल है ना, या वाई कंपोनेंट अवेलेबल है, या जेड कंपोनेंट अवेलेबल है। तो ये चीज मुझे पता लगेगी यहाँ से, बिकॉज इट इज, ठीक है। देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि उसका वाई कंपोनेंट हो, ठीक है, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन जेड कंपोनेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जेड कंपोनेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, जेड डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दो चीजें हो सकती हैं, एक्स और वाई, ठीक। ऐसे ही मैंने इसको डिराइव कर दिया, दिस विल बी सिंपली बी नॉट एक्सपोनेंशियल। अब देखो ये रिफ्लेक्टेड वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव है यानी ये है ना, ये वाली वेव, ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव है। तो आप इस रिफ्लेक्टेड वेव का कंपोनेंट, अब देखो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि x मेरा इस डायरेक्शन में, इस इंटरफेस पर आते हुए x नेगेटिव, ये देखो यहाँ पर मैंने नेगेटिव लिया है ना, क्योंकि ये उस इंटरफेस की तरफ आ रही है। तो अगर आप इस वाली वेव को देखो तो ये उस इंटरफेस से दूर जा रही है ना, ये इस इंटरफेस से दूर जा रही है, इट इज अवे, गोइंग अवे फ्रॉम द इंटरफेस, इट इज अप्रोचिंग द इंटरफेस, ठीक है। तो इसीलिए अगर ये वाला नेगेटिव था तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, दिस विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ जे बीटा
एक्स 2 इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ कितना, एक्सपोनेंशियल ऑफ जे रह गया, जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, है ना। ये बेसिकली कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड कर सकते हो। तो कॉस को मैं केवल एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर जे लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी सिंपली ओमेगा टी माइनस, आगे वाला बिल्कुल सेम ही रहेगा, ठीक है। दी ओनली थिंग दैट चेंज इज दिस पर्टिकुलर। सिमिलरली अगर मैं सी की बात करूँ तो सी विल बी सी नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ कितना, माइनस जे बीटा एक्स 1 इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ, आगे बिल्कुल सेम रहेगा, ओमेगा टी माइनस बीटा जेड एक्सपोनेंशियल ऑफ जे, ये मेरा आ जाएगा, है ना। सी मेरा ये, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ मैंने ये लिख भी रखी है सारी फील्ड्स, ये चीज क्लियर हो गई आपको, बीटा x1 और बीटा x2, उसके बाद a b और c, ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है, बाउंड्री कंडीशन लगानी है। सर ए और बी की इक्वेशन तो अलग अलग हैं, जो आपने लिखी है वो अलग है और इसमें अलग लिखी है। सर माइनस साइन का वो रहता है, बी में माइनस है, सी में नहीं है। हेलो, किसी को आवाज नहीं आ रही? नहीं सर आपकी आवाज चली गई। नहीं आ रही। चाहू को भी निकाल दिया क्या? चाहू कहाँ है भाई, तुम है? चाहू को फिर निकाल दिया किसी ने। सर कोई निकाल दिया किसी ने। भाई साहब मैं बहुत मारूंगा जिसने निकाला, भाई साहब 3 बार निकाल चुका है मुझे जब से। ओ बेटे, ये सब तुम्हारे साथ ही होता है, हमारे साथ तो नहीं होता। हाँ यार, पता नहीं तुम आपस में क्या करते रहते हो। यार हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ भाई साहब इनके साथ चुप रह, तू भी निकलने लगेगा वरना। इसके साथ ये होता है कि इसने चने चने के बिना कुकर चढ़ा दिया था। रसोड़े में गई थी ये। रसोड़े में गई। कौन सी बहन थी वो यार, नाम भूल गया मैं उसके। राशि बहन, राशि राशि बहन। गोपी क्या गोपी होगी जेठानी। हाँ वो तो पता है मुझे। कोकिला बहन कौन है? कौन खड़ा था मेरे पीछे, कौन खड़ा था मेरे पीछे? कौन था? तू थी, वो थी, मैं था। कौन था? सर एक्टिंग कितनी अच्छी करने लगे आजकल। सर कहाँ गए भैया?
सर को भी आउट कर दिया किसी ने यार। सर कुकर सर को बाहर निकाल दिया। सर कुकर गैस पे चढ़ाने गए हैं। बिना चने का, बिना चने के। यार ये मीम्स भी पता नहीं क्या आधे आधे रात रात हुए कैसे उठ जाते हैं। अब बताओ पूरे देश में पहले वो विनोद चला था अभी थोड़ी देर पहले, अब ये थोड़े में आ गई। अबे पूछ लिया सर से कुछ, तभी इनका नेट कनेक्शन खराब हो गया। अभी गुप्ता ने पूछा कुछ बता कुछ दिया। आशीष आशीष समझ में आ गया? अरे बाकी सब सो गए क्या? भाई OHT हो गया मेरा। ये भाई सर कहाँ गए? सर कहाँ गए? बाकी म्यूट करके बैठे हुए हैं, साइड पे रखा फोन। आयुष कहाँ है? है भाई सर कहाँ गए? सर चले गए। सर गए फोन कर ले। अरे बताओ ना यार। रसोई में भाई अटेंडेंस नहीं लगी है अभी तक। हाँ तो अरे माइक्रोफोन को मुंह में पकड़ रखा है, खैनी दबा रखी है, वॉल्यूम बढ़ा रखी है। ये बता अटेंडेंस नहीं लगी है अभी तक? वॉल्यूम नहीं, अभी नहीं लगी है। अभी नहीं लगी। पूछो मोबाइल वो सुन तो और सर हाँ हाँ उसके लिए तो बैठे हैं बस। माइक को मुंह में दबा रखा है, खैनी दबा रखी है। हाँ माइक को मुंह में दबा रखा था मैंने अभी। कोई मैं कहूँ तेरी आवाज कैसी आ रही है? तो ये बता सर कहाँ चले गए? फोन कर लो भैया, नंबर ना सर अभी है। अटेंडेंस भेज दो सर को फिर आज। सर को निकालिए, सर नाराज हो गए पारस के जैसे। अच्छा इनके लाभ में निकाल नहीं सकता। अभी कनेक्ट हुआ हूँ। हाँ ये अटेंडेंस के टाइम पे आया। चिंता ना करो, आ जाए तो बता देना। मेन ग्रुप में मैसेज कर देना। कुल्लू आजा, सर आ गए। छोड़ दो आगे। तेली कहाँ गए? तेली आशीष बाकी सो रहे हो क्या? शाखा मोटी फोन रख के चले गए। पाल भी फोन रख के क्या हो गई है। गया? क्या हो गया? क्या हो गया? अबे क्या हो गया? ये पूछ रहे क्या हो गया। यहाँ कुकर हमने गैस पे भी रख दिया। होगा तो बता से मिल जाएगा, अभी कुछ ना हुआ। भाई आशीष भाई तुम्हें तो शाउट आउट मिल रहे हैं बाहर से हैं, इंटरनेशनल शाउट आउट ले रहे हो। ये तो फॉरेन है, खिलाड़ा हो रहा है, खिलाड़ा, इंटरनेशनल खिलाड़ा। और क्या 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 भाई शाउट आउट मिल थोड़ी रहा है, मांगा जा रहा है। भाई ये क्या होता है शाउट आउट? भाई 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 ऑमलेट से ही कर दिया इन्होंने तो काम। ओ भाई ये शाउट आउट क्या होता है? भाई शाउट आउट ये होता है कि वो अपने चैनल पे तुम्हारा नाम लेगा, तुम्हारे यहाँ फॉलोअर बढ़ जाएंगे, तो शाउट आउट होता है ये। अच्छा वो वाला। तो किसने किसने कर दिया शाउट आउट? तो लोग तुम्हारी आईडी चेक करते हैं, अच्छी लगी तो लाइक भी कर देंगे भाई, ये होता है भाई। अरे अब शाउट आउट समझ गया मैं, हुआ किसको शाउट आउट? भाई आशीष को भाई। अरे आशीष को ऐड नहीं तेरे पास। ओ भाई ऑमलेट स्टोरी नहीं देखी इसका मतलब। हाँ कल उसने ऑमलेट वाली लगाई थी। हाँ भाई उसके आगे वाली देखी क्या? कितने फॉलोअर बढ़े आशीष? चिंता तो फॉलोअर बढ़ गए। वैसे यार शाउट आउट तो होता नहीं कुछ चल रहा है भाई, बताओ मुझे भी बताओ यार, मैं भी आया हूँ। होता है भाई, होता है। एक करके आ रहा है, मैं स्टार्टिंग से पूछ रहा है। जो कल मैंने वाली फोटो डाली थी फाटक वाली, वो एक मुरादाबाद पेज है, तो उससे 4-5 तो आ गए। 4-5 किसकी डांट पड़ी है घर में? ये ये पारस
पारसी है। मेरी न पढ़ ले, छोटी बहन की डांट पढ़ ले ये। मतलब आवाज तो तेरे यहाँ से आ रही है ना, मम्मी कह रही पढ़ नहीं रहा, तू बातें मिला रहा। ले अरे भाई करवा दे काम कर बेटे काम। अब बता। काम करवाओ। काम करवा दे भाई, कहीं पता चले खाना भी ना मिले तुझे। रसोड़े में जा, रसोड़े में गोल डालने। अभी पेपर भी बनाने हैं, अभी बच्चों के पेपर भी बनाने हैं। रसोड़े में जा, कुकर बना के चढ़ा गया। बिना चने के कुकर चढ़ा दे सीध गैस पे। नहीं चने डाल के रखना है कुकर। अरे सर रसोई आएंगे की नहीं? तरह मत। नहीं उमंग को बताओ, उमंग से पूछो। नो कमेंट। क्लास का टाइम खत्म। नो कमेंट। भाई जल्दी बोलिए, क्लास का टाइम खत्म। क्लास टाइम अभी खत्म आइए, कहते थोड़ा देर आती है। क्या बोल रहे हैं? पूरी हमारी क्लास की राशि कह रही है। हम थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो चुप बैठे हैं, सुन रहे हैं हम तो बस। भाई उनने एकदम से बोला भूरी। बड़े दिन हो गए इसको भूरी नहीं बोला सामने से। अब बोल तो दिया। चल कोई बात ना, कॉलेज खुलने वाले हैं अब। हाँ सितंबर में कह रहे हैं, सुनने में आ रहा है यार। घंटा भी नहीं खुलेंगे, देख लिए। बेटा बहुत पिटेगा तू, खुलवा कॉलेज। सही में आगे यार, तुम्हें कॉलेज कोरोना खुलना वायरस चाहिए। आगे तुम्हें कोरोना वायरस हो जाए फिर, है ना, इसलिए कॉलेज खुलवाओ। एक दूसरा बैठा है उमंग गोयल, जिसने अपने घर में सारी टाइल गिर नहीं यार, उसको कुछ काम नहीं है। टाइल गिरवाओगे, कितना गिरवाओगे टाइल? टाइल्स भी गिर लेने। सारी भाई साहब सारी, एक वो अच्छा। एक। ये पता चल गया था कि किस टाइल में कितने छेद हैं। अच्छा किसने कितनी किसने निकली? उमंग कितनी निकली? भाई ऐसी निकली भाई, वो 132 तो भाई जमीन पे है। ठीक है भाई, देख ले भाई। एक ही नंबर है, बाकी सीमेंटेड है सब। हाँ 132 जमीन पे निकली, और भाई 240 के लगभग उस पे निकली दीवारों पे। अच्छा भाई टैलेंट कहाँ से आया तुम्हारे पास? जिसमें से भाई टैमिक रह गया भाई। क्या निकली, क्या निकली? टाइल टाइल। खाली कोई कैसे हो सकता है भाई हो गया था मुस्कान, तू भी भाई। भाई मेरे घर की भी गिनदे आके, 2-3 दिन कट जाएंगे तेरे। मेरे पास भी रिकॉर्ड हो जाएगा। चलो तो ये सुनो। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। कौन था? कौन था? कौन था? तुमती कौन था? सर आ गए। सर भी सुन लेंगे, क्या बात है। चढ़ा दिया। मेरे घर में तो सब यही गा रहे हैं। राशि थी। मेरे घर में भी यही गा रहे हैं। तेरे घर में तो बल्ले काम कर लो। मेरे घर में और कोई इंसान नहीं चलाता मेरे अलावा। अभी 12 से 1 बैठ के पेपर बनाने हैं। सोच भयंकर कैरी विनाती का ना चरस गांजा मेरा भाई खा रहा था, जो कि अब इस टाइम वो 8th क्लास में है, और जब वो गाना आया था वो और छोटा था। मैं कहा तूने कहाँ सुना? कह रहा है YouTube पे सुना। मैंने कहा तूने सीरियसली पूरी वीडियो देखी है? नहीं बस ये गाना देखा था। आने वाले टाइम में पता नहीं क्या क्या देखेगा। सही। अरे बुआ का बेटा है, कजन है वो। तो भाई तो है ना। सोच मैं उसके घर में गई हूँ, वो गाना गा रहा है और उसने यही गाना ना बुआ के दिमाग में भी डाल दिया, गा कि बुआ भी उसकी ट्यून गा रही। मैं कही तो ना पागल हो गए। अरे अच्छा हुआ, सुनो, अच्छा हुआ ए रूपाली नहीं गा रहा था। सही कहा। इसका भाई तो और ज्यादा हरामी है, इसका सगा वाला। वो अपर लेवल का है, उसका मैच नहीं है कोई। वही तो बोल रहा हूँ। हायर एजुकेशन। अभी सुनाते हैं। अरे चलो छुट्टी हो गई। कितनी जल्दी बोला ये। हाँ यार कितनी देर हो गई? 51 हो गए, हमारा तो टाइम खत्म हो गया। सर से बोलना, सर 11 बच्चे आए थे। अगर मेरी जान
और सुनना भाई एक बार फिर से दूसरा प्ले वाला करिए, गाना मैं नहीं सुन पाया, फिर से प्ले करो। अभी क्या कह यूट्यूब रहा पर है सुनेगा जाके। क्या कह रहा है? ए सोनाली ये चुतिए मैं तो आली आली सुनाई आ रहा था। हाँ पता है यार। पूरा मान जाएगा उमंग। उमंग है ही नहीं। तू क्या सोच रहा है, उसे पता नहीं चलेगा, उसे पता ही चल जाएगा, तूने बोला। तो बुरा तो कोई भी मान जाएगा, सिर्फ उमंग की बात थोड़ा ना। अबे क्लास रिकॉर्ड हो रही है। पारस भी मान जाएगा। भाई स्टूडेंट्स ही नहीं देखते क्लास रिकॉर्डेड, टीचर्स क्या देखेंगे? ये बात भी सही है। नेट चलता नहीं है किसी का। चलो 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 दूसरी क्लास में चलो। अबे मुझे अब भी निकाल लो यार, 2 बार क्यों निकाल दो बताओ यार। अब तो क्लास बहुत चल रही गलत होता है क्यों चौथी के निकाल रहे हो? बाद। कोई निकालते कैसे हैं ये? निकाल दो। पता ना यार, मुझे भी पता लगे तो मैं भी सबको निकाल दूं। ओ भाई इस दिन उसका डीएसपी का वो था ट्यूट मानस का, उसने मुझे 17 बार निकाल, कम से कम 100 बार निकाला होगा बाहर। और उस दिन 15-20 बार मुझे निकाला था। और उमंग गाली बक रहा अंदर। और उमंग गाली बक रहा था। ओ बैकग्राउंड म्यूजिक बंद और कर दे कमलेश यार। तो बैठा आज कमलेश, मैं कह रहा हूँ कमलेश का तो बैठा कमलेश। कमलेश आज पता नहीं नशे में। कमलेश आज अफीम में पड़ा। सुलोचन पीले सुलोचन। अब शजल जो तूने फोटो भेजी एक थी बार उसका लेके तो देखो। मैंने कौन सी फोटो भेजी थी? अरे नहीं तूने भेजी थी, ग्रुप में किसने भेजी थी? जाए ना एक एक करके लगा लो यार, एक एक करके सब लगा लो। फोटो लगाओ, दो ने तो लगा रखी है। मैंने भाई साहब सबसे कर रही तुम्हारे पास आयुष की है। कहाँ है आयुष? ये रहा आयुष बच्चे। वो है, क्या नाम है इसका? सनी गुड्डू भैया। गुड्डू भैया। हाँ गुड्डू भैया। मैं बबलू लगा ले रहा हूँ। जीपी शो हो रही है क्या? हाँ दिख रही है। आवाज फट गई है बे। रुक जा 1 मिनट, 12 बजे वो बताएंगे डेट। प्राइम 12 बजे बताएंगे। 12 बजे बताएंगे। अबे हाँ दीपांशु। अबे एक बार दिपांशु बोलना, सुन लगा। मेरा वो चलना बंद हो गया मेरे उसमें, वो मना कर रहा है यार। चीज प्राइम हाँ मना कर रहा है कि तुम्हारा कनेक्शन खराब है, दूसरा रिकनेक्ट करो, तुम बात करो कंपनी वालों से। कंपनी वालों से इतना तो कुछ नहीं हमारा भाई। पता ना क्या सीन है यार। अबे खत्म हुआ नहीं लेक्चर? सर चलेगा इतिहास में ही नहीं। अरे तेरा नेट बहुत खराब चल रहा है बच्चे। उनसे एक क्वेश्चन पूछ लिया तो चलेगा। क्या पूछ लिया? वो 3 मिनट में डेट अनाउंस हो जाएगी। किसकी? किसकी डेट अनाउंस हो जाएगी? किसमें आएगा? अरे किसकी डेट अनाउंस हो रही है? टाइम से आएगा। मिर्जापुर। अच्छा। अबे दीपू अबे इसी 2020 में आएगा। चलो दूसरी क्लास में चलो, टाइम हो गया।
इसी में ही है। हैं? क्या कह रहा? चल चलते हैं फिर। हैं? प्राइम पे ही आया। आयुष कहाँ है बेटे? आयुष आयुष का दिन बोल रहा। मैंने कहा गया यार, ये दोनों कहाँ हैं? रख के भूल गए क्या? इसने तो सॉल्यूशन पी दिया कमलेश ने। बस ये 12 बजे शायद ये अनाउंस कर देंगे, देखो। किसी मतलब ये 2020 में देने वाले हैं फिर 2021 में देंगे? पता नहीं, कुछ सितंबर कह रहा है कोई, मतलब सेकंड वीक सितंबर कह रहा है कोई, अभी 25 तो सितंबर अभी तक भी नहीं आया यार। टीजर तो आ गया। कहाँ आया है? वो तो पुराना ही है। अबे वो लंगड़ाते हुए जा रहा है, इसमें टीजर ही तो है वो। कहाँ है? उसमें लड़की बंदूक चलाने सीख रही थी वो। हाँ वो भी है, सब है उसमें। ये आशीष गुप्ता डरो अपना माइक खोलो। अब उसका लिंक भेजो मुझे, क्या कहते हैं, हेलो? रजिस्ट्रेशन मुझे करना पड़ेगा या फिर उसे करना पड़ेगा? वो करेगा अपने आप, बंसल कर देगा। हाँ तुझे बस पैसे करने हैं। लास्ट डेट आज की है उसकी रजिस्ट्रेशन की? बाबा की 7 तारीख हो गई। अच्छा हाँ कौन सा आयुष रजिस्ट्रेशन आ गया तू? मेरे बड़ी जल्दी आ गया। अब इसकी देर पूरा रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है शांत। भाई सीओसी किंग्स सीओसी वाले हैं यार अभी तो। हाँ नई वीडियो आ रही है, अपलोड कर दूंगा, अभी लगा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ उसके कितने फॉलोअर हुए तेरे? मैं तो आया क्या चीज? वीडियो देखता हूँ तेरी, सबकी वीडियो पे 7 या 5 6 ऐसे बहुत व्यूज आते हैं। भाई मेरी अभी शुरू तो करा यार, अभी कैसे व्यूज आ जाएंगे? वो तो और तुम लोग बचपन है बचपन है। अबे तुम सपोर्ट करो तभी तो व्यूज आएंगे, मैं कितने को कर दूं यार। मैं तो भाई YouTube मैंने पे जितने भी मेरा ग्रुप सर्कल था मैंने सबको सेंड किया भाई। इंस्टा भी खोल दिया, उस पे लिंक भी डाल दिया। इंस्टा पे आ जाते हैं, हैशटैग से आ जाते हैं थोड़े बहुत व्यूज, ऐसे ही आएंगे। 4-5। चलो ठीक है फिर दूसरी क्लास में मिलते हैं। ओके अगली किसकी है? प्रीमियम विल BSLI begin shortly। चल ठीक है। मैं तो पानी ले जाती ना तेरे नाल हिट होने मेरे यारी लगा बिलो तू अब क्या बिलो तू अब क्या तू सब तो अलग गया तू सब तो अलग गया। यार